गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर 1 के वीडियो 24 लेकर के मिल रहे हैं। वीडियो 24 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बता चुके हैं कि इधर जब तक न्यूमेरिकल चलेगा तब तक हम लोग लाइव क्लास नहीं पढ़ेंगे। जब तक न्यूमेरिकल चलेगा तब तक हम वीडियो क्लिप ही आपको देंगे। लाइव क्लास न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगा हम आपकी सूचना आपके पास पहुंचा देंगे। इसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि कोचिंग जिनको ऑफलाइन पढ़ना है आकर के, वो ऑफलाइन आकर के भी कोचिंग पढ़ सकते हैं। जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन कोचिंग खुल जाने के बाद भी वीडियो और लाइव क्लास बंद नहीं होगा। वीडियो आपको सालों मिलता रहेगा, लाइव क्लास भी सालों चलता रहेगा, नोट्स भी आपको सालों मिलते रहेंगे। इसलिए जो लोग भी गांव से आने में असमर्थ हैं, जो आना नहीं चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो परेशान ना हो। आपके पास हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो से पढ़ना है वीडियो से पढ़िए, लाइव क्लास पढ़ना है लाइव क्लास पढ़िए, नोट्स से पढ़ना है नोट्स से पढ़िए, कोचिंग में आकर पढ़ना है कोचिंग में आकर पढ़िए। जैसे आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में केवल आपको पढ़ना है, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है कि आप पढ़ें, तो केवल हम लोग चाहते हैं। तो कम से कम आप लोग हम लोग की बातों को मान रखें, हम लोग की बातों को इज्जत करें और आप पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में न्यूमेरिकल समझेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में पहले भी हम बोल चुके हैं, न्यूमेरिकल पढ़ने का तरीका क्या होता है, बच्चे कहाँ सवाल करते हैं, आपको सवाल कहाँ करना होता है। तो देखे होंगे आप लोग कि टीचर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुरंत क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुरंत बना देंगे। लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्यों नहीं वैसे बना पाते? ये पूछना बनता है, ये आपको सवाल पूछना बनता है कि सर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। तो वहाँ पर आप सीखिए कि सर क्वेश्चन की बारीकियाँ कैसे पकड़ रहे हैं। वहाँ सवाल करिए और सर से सीखने की कोशिश करिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात हो जाती है सवाल में, क्वेश्चन में डाटा चुनना। डाटा चुनने के बारे में हम आपको दो उपाय बताए हैं। एक उपाय की मात्रक की मदद से आप डाटा चुन सकते हैं। मात्रक देख करके आप डाटा चुन सकते हैं कि कौन सा राशि दिया हुआ है। और दूसरा तरीका बताए थे, याद होगा, कि डाटा के एक शब्द पहले या एक शब्द बाद राशि का नाम जरूर दिया रहता है। डाटा के पहले या डाटा के बाद राशि का नाम जरूर दिया रहता है कि कौन सी राशि है। सब में नहीं, लेकिन जनरली दिया रहता है। लेकिन मात्रक की मदद से भी आप राशि का चयन कर सकते हैं। ये दोनों तरीका आपको राशि के चुनने में मदद करेगा, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा के सूत्र कौन सा लगेगा। यहाँ पर टीचर से आप सवाल कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सूत्र क्यों लगा। आपने ठीक है सूत्र लगा दिया, लेकिन यही सूत्र क्यों लगा, ये आप सवाल पूछ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सूत्र क्यों लगा तो। और तीसरा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम कभी नहीं करते हैं, आप लोग कैलकुलेशन खुद कीजिए, बनाइए, सीखिए। जैसे भी हो, जहाँ प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, लेकिन हम बिजी रहते हैं, कहीं दूसरे जगह व्यस्त हैं, कहीं रास्ते में नहीं है, रास्ते में है, घर पर नहीं है, तो क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं। और कुछ देर के बाद होता क्या है कि उनका चैट जो है, उनका नोट्स क्वेश्चन भेजा हुआ बहुत नीचे चला जाता है। उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। चूँकि मैसेज हमेशा आते रहते हैं तो फिर हम उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। या कुछ बच्चों से नाम और अपना फादर नेम पूछते हैं, चाहे डिटेल पूछते हैं कुछ काम के लिए, तो नहीं उस समय ध्यान दे पाते हैं, कभी नहीं खोल पाते हैं, सिस्टम नहीं खोल पाते, तो बहुत नीचे चला जाता है, फिर हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इस बात को समझना है कि आप दोबारा भेज सकें कि हाँ सर हम भेजे थे, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो सर एक बार फिर से देख लीजिए। जब भी हमको समय मिलेगा ज़रूर हम बनाएंगे। हमेशा चूँकि आदमी कॉपी कलम लेकर तो बैठा नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, आज हम लगभग में 5-7 क्वेश्चन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है 1.4 कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य माने अर्थ क्या है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो बहादुर
किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इस कथन का अर्थ है कि किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। Q बराबर Ne, जहाँ Q बराबर दिया गया कुल आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये बात आपको नोट्स में भी हम बता चुके हैं। इसी में एक और प्रश्न पूछता है कि स्थूल माने बड़ा, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर यानी बड़े आवेशों के जब हम व्यवहार करते हैं, जब बड़ा आवेश लेते हैं तो वहाँ पर हम आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को ध्यान नहीं रखते हैं। क्वांटीकरण के सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी आवेश इस संख्या से कट जाना चाहिए। सीधा सीधी बात, कोई भी आवेश हो इस संख्या से कट जाए तो समझिए कि वह क्वांटीकृत है। कोई भी आवेश यदि इस संख्या से कट जाए तो समझिए कि क्वांटीकृत है। लेकिन जब हम बड़ा आवेश की बात करते हैं, तो बड़ा आवेश में ये मायने नहीं रखता है कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा छोटा है। ये बहुत छोटा है। 1.6 × 10⁻⁻19 का मतलब हुआ कि 0.00000 करके 18 बार। समझिए 0.0000018 18 गो तब 1 6। और बताइए कितना ज़्यादा छोटा है। इसीलिए कहता है कि बड़े आवेशों से व्यवहार करते समय हम क्वांटीकरण के सिद्धांत को ध्यान से नहीं रखते हैं, यानी हम इग्नोर कर देते हैं कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि वो उतना आवेश बड़ा है और ये उतना ज़्यादा छोटा है कि मायने नहीं रखता है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। निग्लेजिबल है, निगलेक्ट कर दीजिए। तो किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। इस कथन का अर्थ है, क्वांटीकृत का अर्थ है। Q बराबर Ne, जहाँ Q बराबर दिया गया कुल आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद कहता है कि बड़े पैमाने पर आवेशों का व्यवहार करते समय हम क्वांटीकरण के सिद्धांत की उपेक्षा कर देते हैं। कैसे, क्यों? तो एक वर्ड है उपेक्षा और एक वर्ड है अपेक्षा। उपेक्षा माने नज़रअंदाज करना और अपेक्षा मतलब आशा करना, उम्मीद करना। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को अच्छा से देख करके पढ़ाई विधिवत करेंगे, लेकिन आप मेरी बातों की उपेक्षा कर दे रहे हैं। यानी हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को देख करके अच्छा से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। अपेक्षा माने आशा करना, उम्मीद करना, और उपेक्षा माने नज़रअंदाज करना। तो बड़े आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत की उपेक्षा कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बड़े आवेशों की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये हमारा 1.4 था। 1.5 नंबर प्रश्न कहता है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। आपको हम बताए हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। उसी प्रकार की परिघटना, एक वर्ड है घटना और एक वर्ड है परिघटना। वो शब्द को समझिएगा, एक वर्ड है घटना और एक वर्ड है परिघटना। कल मेरे यहाँ दूध बिल्ली पी गई और आज भी मेरे यहाँ दूध बिल्ली पी गई। तो कल जो मेरे यहाँ दूध बिल्ली पी गई थी उसको घटना कहेंगे, और जो आज मेरे यहाँ बिल्ली दूध पी गई उसको परिघटना कहेंगे। यानी वही घटना रिपीट होना, उसी तरह की घटना फिर से होना। तो कल भी मेरे यहाँ दूध पी गई थी बिल्ली और आज भी मेरे यहाँ दूध पी गई बिल्ली, तो आज वाला घटना जो हुआ वो कल वाला का रिपीट हुआ। तो कल वाला को घटना कहेंगे, आज वाला को परिघटना कहेंगे। यानी जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। और इसी प्रकार की घटना अन्य वस्तुओं में भी देखा जाता है, अन्य युग्मों में भी देखा जाता है।
जैसे कि कांच और छड़ को हम रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, इसी प्रकार की घटना अन्य युग्मों में भी, अन्य जोड़ों में भी देखा जाता है कि अन्य जोड़ों को भी रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है कि बताइए, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, तालमेल रखता है। बताइए कि जो एग्जाम्पल है, जो घटना है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कैसे करता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं, तो अतः दो वस्तुओं के प्रारंभ में कुल आवेश का मान शून्य होता है। दो वस्तुओं के प्रारंभ में कुल आवेश का मान शून्य होता है। प्रारंभ में दो वस्तुओं के कुल आवेश का मान शून्य होता है। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जबकि दूसरा वस्तु उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। त्याग करने वाला पर धन आवेश एवं ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश का मान ऋण आवेश के मान के बराबर होता है, अतः कुल आवेश का मान शून्य होता है। चूँकि प्रारंभ में भी कुल आवेश का मान शून्य था, अतः यह घटना आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इसको एग्जाम्पल समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा कांच की छड़ हुआ, ये रेशम का टुकड़ा हुआ, चाहे कोई भी दो वस्तु हो गया, इस पर शुरू में आवेश 0, इस पर भी शुरू में आवेश 0, दोनों को जोड़ दिए, टोटल आवेश 0। लेकिन जब दोनों को रगड़ दिए तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये त्याग किया तो +2, ये ग्रहण किया तो -2, फिर जोड़े तो टोटल आवेश कितना हुआ 0, क्योंकि त्याग करने वाले पर धन आवेश, ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश। जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, तो जोड़े तो टोटल आवेश कितना हुआ 0। पहले भी कितना था 0, यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इसी को कहते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। ये जो घटना है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये घटना बता रहा है कि आवेश संरक्षित होता है। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन ये घटना जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 1.7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 1.6 अभी नहीं बनाएंगे। 1.6 प्रश्न जो है एक टाइप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। उस टाइप के जब प्रश्न पढ़ाना शुरू करेंगे तो 1.6 स्टार्ट होगा। 1.7 कहता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा मतलब विद्युत बल रेखा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा मतलब विद्युत बल रेखा एक लगातार एक संतत वक्र होता है। संतत माने लगातार, एक संतत वक्र होता है। हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है। विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। जब लगातार वक्र होती है इसका मतलब हुआ कि वो कहीं टूटता नहीं है। नहीं टूट सकती, क्यों नहीं टूट सकती, क्यों? चलिए इसको समझते हैं हम लोग। मतलब इसका क्या हुआ पहले वो समझते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल रेखा अचानक नहीं टूट सकती है। क्यों नहीं टूट सकती है? विद्युत बल रेखा अचानक नहीं टूट सकती है। क्यों नहीं टूट सकती है? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई आवेश हुआ Q, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखा से दिखाएंगे। तो हम ऐसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखा से दिखा दिए। तो ऐसे जब विद्युत बल रेखा से दिखा दिए इसका मतलब हुआ कि हर जगह विद्युत क्षेत्र है। हर जगह विद्युत क्षेत्र है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे कम होगा, लेकिन हर जगह विद्युत क्षेत्र है। लेकिन यदि हम इसको तोड़ दें, जैसे यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, इसका मतलब हुआ कि इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि जगह छोड़ छोड़ करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? नहीं बहादुर, जगह छोड़ छोड़ कर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक है, और यदि यहाँ पर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इसके बाद हर जगह 0 होगा। यदि यहाँ पर 0 हो गया विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब है कि इसके आगे अब विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, चाहे कहीं भी हो, कहीं नहीं होगा। लेकिन ऐसे यदि लिखते हैं इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जहाँ तक होगा वहाँ तक लगातार होगा, और जहाँ से बंद हो जाएगा तो उसके बाद कहीं नहीं होगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये कोई आवेश है Q और ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है।
ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, गोल घेरा। इस गोल घेरा में इस आवेश का प्रभाव अनुभव किया जाता है। इस गोल घेरे में आवेश का प्रभाव अनुभव किया जाता है। इस गोल घेरे के अंदर ऐसा कोई बिंदु नहीं है, इस गोल घेरे के अंदर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं हो। हाँ, गोल घेरा के बाद कहीं भी इस आवेश का प्रभाव नहीं होगा, कहीं भी नहीं। इस गोल घेरा के बाद कहीं भी आवेश का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस गोल घेरा के अंदर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर विद्युत क्षेत्र न हो। हर जगह विद्युत क्षेत्र है, मतलब हर जगह विद्युत बल रेखा है। हर जगह विद्युत क्षेत्र है, मतलब हर जगह विद्युत बल रेखा है। कहीं भी विद्युत क्षेत्र ऐसा जगह नहीं है कि विद्युत क्षेत्र न हो, मतलब ऐसी कहीं जगह नहीं है जहां विद्युत बल रेखा न हो, मतलब विद्युत बल रेखा टूटता नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी आवेश को घेरे हुए क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर विद्युत तीव्रता का मान शून्य हो। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है, अर्थात विद्युत बल रेखा अचानक टूट नहीं सकती है। किसी आवेश को घेरे हुए विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर उसका प्रभाव अनुभव न हो, यानी विद्युत तीव्रता का मान शून्य हो। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एक लगातार वक्र होती है, अर्थात अचानक नहीं टूट सकती है। यह हुआ हमारा 1.7 का ए नंबर प्रश्न। 1.7 का बी कहता है, 1.7 का बी कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। स्पष्ट कीजिए। तो बहादुर, हम जान लिखवाए हैं, इस बात को याद होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक दिशा होती है। इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना चाहते हो विस्तार से, यदि इस प्रश्न का उत्तर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो उस पीछे वाला वीडियो को देखिए जहां पर हम विद्युत बल रेखा पढ़ाए थे। जिस टॉपिक में हम विद्युत बल रेखा पढ़ाए थे, जिस वीडियो में, उस वीडियो का आप लोग पूरा देखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको विस्तार से मिल जाएगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि की एक एवं केवल एक ही दिशा होती है। इस प्रश्न का उत्तर यदि विस्तार से देखना चाहते हैं तो पीछे के वीडियो देखिए, जिसमें हम विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ाए थे। विद्युत बल रेखा जिस टॉपिक में पढ़ाए थे, जिस वीडियो में पढ़ाए थे, उसको विस्तार से देखिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको विस्तार से मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, पीछे वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम 1.8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 1.8 जो प्रश्न है वो कंसेप्चुअल है। अभी तक 3 प्रश्न जो बताए, 1.4, 1.5 और 1.7, ये तीनों प्रश्न लैंग्वेज बेसिस था, लैंग्वेज था। लेकिन 1.8 जो है न्यूमेरिकल है और इसको ध्यान से देखना होगा। इसलिए ध्यान से नहीं देखना कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना है कि आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। 1.8 न्यूमेरिकल में हम लोग को एक नया कंसेप्ट मिलने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे हमने बताया कि न्यूमेरिकल में क्या क्या ध्यान दिया जाता है, कि न्यूमेरिकल पढ़ने पर सर को समझ में आ जाता है और आपको समझ में क्यों नहीं आता है। तो हम लोग उस बारीकी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, दो बिंदु आवेश, दो गो आवेश है, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम। हम अभी ऐसे ही यूं ही स्टार्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद बनाएंगे। इतना जहाँ आपको समझ में दिक्कत हो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल है कि दो बिंदु आवेश, इतना तो समझ में आ रहा है कि दो बिंदु आवेश है। QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, एक आवेश है QA बराबर 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। तो QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम। हमें लगता है कि ये प्रश्न बनवाए थे आप लोगों को।
हमें लगता है कि ये प्रश्न बनवा चुके हैं। हाँ, ये प्रश्न हम आप लोगों को बनवा दिए थे, ये प्रश्न हम आप लोगों को बनवा दिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। 1.8 पिछला वीडियो में बनवा दिए हैं। चलिए, तो हम लोग अभी 1.9 देखते हैं। 1.9 देखते हैं। ये 1.8 प्रश्न बनवा दिए हैं। 1.9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1.9 प्रश्न बनाने से पहले हम एक समझने की कोशिश करते हैं निर्देशांक को। यदि x y z होता है निर्देशांक, यदि कहीं लिखा हुआ है 2 5 7, इसका मतलब हुआ कि हमें x पर 2 जाना है, y पर 5 जाना है और z पर 7 जाना है। इसका मतलब हुआ कि x पर हम 2 जाएंगे, y पर 5 जाएंगे और z पर 7 जाएंगे। यदि कहीं ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि हम x पर नहीं जाएंगे, y पर 5 जाएंगे और z पर 7 जाएंगे। यदि हमको ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब हुआ कि x पर हम नहीं जाएंगे, y पर भी नहीं जाएंगे, z पर 7 जाएंगे। यानी हम लोग को केवल z की ओर जाना है, x और y की ओर नहीं जाना है। यदि कहीं ऐसे दिया हुआ है x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर -7, इसका मतलब हुआ कि x पर हम 0 गए, y पर भी 0 गए, मतलब x पर नहीं गए, y पर भी नहीं गए, z पर गए हैं। कितना? -7 नहीं, z पर हम -7 नहीं गए हैं, z पर 7 गए हैं, लेकिन बाएं तरफ गए हैं, मूल बिंदु के बाएं तरफ गए हैं। z बराबर -7 का मतलब हुआ कि हम z पर 7 गए हैं लेकिन बाएं तरफ। समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं 1.9 को और समझने की कोशिश करिएगा। किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ये लिखा हुआ है इतना। क्रमशः 2 बिंदु A बराबर 2 बिंदु पर रखा हुआ है। A है 0 0 -15 सेंटीमीटर और B है 0 0 +15 सेंटीमीटर। इतना तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 आवेश है QA और QB। 2 आवेश है QA और QB। QA रखा गया है यहाँ पर 0 0 -15 पर और B रखा गया है 0 0 +15 पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निकाय पर कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। निकाय पर कुल आवेश बताइए। चलिए पहले तो कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश बराबर कैपिटल Q बराबर QA + QB। कैपिटल Q बराबर QA + QB। आपको याद होगा आवेश के अध्यारोहण के सिद्धांत बताए थे कि जो भी आवेश होता है उसको डायरेक्ट प्लस माइनस चिन्ह से जोड़ देते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो QA का मान 2.5 गुना 10 के पावर -7 और QB का मान -2.5 गुना 10 के पावर -7। टोटल हो गया Q बराबर 0 कूलम। आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो देखिए x पर 0 है, y पर 0 है और z पर 15 है, लेकिन बाएं तरफ। बिंदु A कहाँ है? तो x पर नहीं है, y पर नहीं है, कहाँ है? z पर बाएं तरफ। अब B कहाँ है? तो 0 x पर नहीं है, y पर नहीं है, z पर है 15, लेकिन दाहिने तरफ। यानी मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ये z अक्ष है और ये है मूल बिंदु O। तो मूल बिंदु से बाएं तरफ 15 सेंटीमीटर पर A है और मूल बिंदु से दाहिने तरफ 15 सेंटीमीटर पर B है। A पर आवेश है 2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम और B पर आवेश है -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो 2 बराबर एवं विपरीत आवेश जब कम दूरी पर हो तो उसे द्विध्रुव कहते हैं।
जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश कम दूरी पर हो तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, माना द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है आवेश गुना उनके बीच की दूरी, आवेश गुना उनके बीच की दूरी। तो एगो कोई आवेश रख दीजिए और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो 30 और सेंटी का 10 के पावर माइनस 2, सेंटीमीटर को मीटर बदल दिए हैं, 10 के पावर माइनस 2 जो है सेंटीमीटर को मीटर बदले हैं। तो P बराबर 25 × 75 गुना 10 के पावर माइनस 9 और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर, आवेश गुना दूरी, तो आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर कूलाम मीटर। यह हमारा द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। इस प्रश्न को आप विस्तार से समझेंगे, ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न था। कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला कि ए कहाँ है तो एक्स पर नहीं है, वाई पर नहीं है, कहाँ पर है, जेड पर। किधर है तो बाएं तरफ। और बी कहाँ है तो एक्स पर नहीं है, वाई पर नहीं है, जेड पर है। और किधर है तो दाहिने तरफ। तो हम केवल जेड अक्ष खींच दिए, जेड अक्ष पर यह मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से बाएं तरफ ए है और मूल बिंदु से दाहिने तरफ बी है। ए पर इतना आवेश है, बी पर इतना आवेश है, बैठा दिए, सॉल्व कर दिए। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप सवाल करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1.9 बना दिए, तो 1.10 अभी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम 1.10 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 गुना 10 के पावर माइनस 9, 4 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर किसका मात्रक है अभी जस्ट बताए हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, यही समझना है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 4 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलाम मीटर। आगे लिखा भी है द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 के पावर 4, 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण निकालिए, टाउ निकालिए। टाउ का सूत्र होता है PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर P का मान 4 गुना 10 के पावर माइनस 9, E का मान 5 गुना 10 के पावर 4 साइन थीटा का मान 30 डिग्री। गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा। 5 चौका 20 गुना 10 के पावर माइनस 5 और साइन 30 का मान 1/2, 10 दूनी का 20। तो टाउ बराबर 10 गुना 10 के पावर माइनस 5। तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 का माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 और न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। हो तो गया, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। कुछ प्रश्न में खास नहीं था। 1.11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1.11 भी प्रश्न कोई खास नहीं है, फिर भी आप देखिएगा। ऊन से रगड़े जाने पर, यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से हमने पॉलीथीन को रगड़ दिया, ऊन से, ऊन धागा, ऊन से पॉलीथीन को रगड़ दिया, तो पॉलीथीन पर 3 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलाम के ऋण आवेश पाया गया। जब हमने ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा तो पॉलीथीन पर ऋण आवेश मिला, कितना, 3 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलाम। पॉलीथीन पर ऋण आवेश मिला। तो ऋण आवेश किस पर मिलता है, जो ग्रहण करता है। ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश और त्याग करने वाले पर धन आवेश होता है। आपको पता होगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है। जो त्याग करता है उस पर धन आवेश
और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। तो पॉलीथीन पर ऋण आवेश पाया गया, मतलब पॉलीथीन ग्रहण किया है और ऊन त्याग किया है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ऊन त्याग किया है इलेक्ट्रॉन का और पॉलीथीन ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन का। ऊन त्याग किया है इलेक्ट्रॉन का और पॉलीथीन ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन का। तो प्रश्न पूछता है कि स्थानांतरित यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनों का संख्या बताइए। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, संख्या बताइए। सूत्र होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE, N बराबर Q बटा E। N बराबर Q का मान 3 गुना 10 के पावर -7 और E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19। N बराबर 16 एकम 16, 14 140, 16 8 28 से 12, 16 7 72 से 16 85 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। किस पर से किस पर? तो ऊन त्याग किया है, पॉलीथीन ग्रहण किया है, यानी ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर। इलेक्ट्रॉन जो गया है वो ऊन से पॉलीथीन पर गया है। ऊन त्याग किया है, पॉलीथीन ग्रहण किया है। कितने इलेक्ट्रॉन? तो इतने इलेक्ट्रॉन। सेकंड प्रश्न इसी में कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्हति, सन्हति मतलब द्रव्यमान, आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। सन्हति माने द्रव्यमान। क्या ऊन से पॉलीथीन पर सन्हति का स्थानांतरण भी होता है? मतलब क्या ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? तो हाँ बहादुर, ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ऊन, ग्रहण किया है पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसका द्रव्यमान भी तो ग्रहण किया होगा। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, तो जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होता है। जहाँ आवेश है इसका मतलब वहाँ द्रव्यमान जरूर है। बिना द्रव्यमान के तो आवेश की कल्पना ही संभव नहीं है। यदि आवेश का ट्रांसफर हुआ है तो मानिए कि द्रव्यमान का भी ट्रांसफर जरूर हुआ है, क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना संभव नहीं है। यह हमारा 1.11 प्रश्न हुआ। अब हम 1.12 और 1.13 आज के इस वीडियो में दो ही प्रश्न बनाएंगे। 1.12 और 1.13 ये दोनों न्यूमेरिकल के साथ ही इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। 1.12 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पहले उसको हम ध्यान देते हैं। 1.12 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। 1.12 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, ये सब कहानी है। दो गोला है, ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। दो गोला है ए और बी और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। समझने को कोशिश, कोई रटना नहीं है। दो गोला है ए और बी, दो गोला है ए और बी, दोनों गोला के बीच की दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। दो गोला है ए और बी और दोनों गोला के केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब शायद आप समझ सकते होंगे 1/2 मीटर, आधा मीटर। आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक माने अलग अलग, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश यानी अलग अलग आवेश 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, यानी इस गोला पर आवेश है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम और इस गोला पर भी आवेश है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम, यानी Q1 दिया है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम और Q2 दिया हुआ है 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? सिंपल सी बात है, दोनों सजातीय है तो विकर्षण होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि विकर्षण बल कितना होगा।
विकर्षण बल कितना होगा। सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। हम आशा करते हैं आपको पता होगा 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान 6.5 गुना 10 के पावर -7, Q2 का मान 6.5 गुना 10 के पावर -7 बटा r², मतलब दूरी का 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर। गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा। ये ए नंबर प्रश्न हुआ, 1.12 का ए नंबर प्रश्न हुआ। 1.12 का बी कहता है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, प्रत्येक गोला पर आवेश डबल कर दिया गया, प्रत्येक गोला पर आवेश डबल, यानी Q1 का मान 2 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम हुआ Q1 का मान, और Q2 का मान 2 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम हुआ। Q1 का मान इतना हुआ, Q2 का मान इतना हुआ। आवेश दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधा कर दिया गया। पहले 1/2 था तो अब आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी पहले 50 सेंटीमीटर था तो अब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक गोले पर अब कितना बल लगेगा। फिर वही सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। 9 गुना 10 के पावर 9, 2 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7, Q2 का मान 2 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 और R का मान 1/4 का स्क्वायर। गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ये 1.12 का बी हुआ, वो 1.12 का ए हुआ। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो सवाल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि 1.12 के बी नंबर प्रश्न को आप दूसरे तरीका से देखें, एक स्टैंडर्ड तरीका। ये तो ठीक है, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, लेकिन इसी को एक और तरीका से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तो आप लोग, इसी को हम एक और तरीका से बना रहे हैं। F1 बराबर 1/4πε0 2Q1 इंटू 2Q2/r/2 का स्क्वायर। समझे या नहीं समझे तो हम बता दें कि आवेश दोगुना यानी Q1 डबल हो गया और Q2 भी डबल हो गया और R आधा हो गया। F1 बराबर 1/4πε0 4Q1 इंटू Q2/r² बटा में 4 चल जाएगा ऊपर, 4 चौके 16 गुना 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। 16 गुना 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। देखिए तो इसके बराबर में F लिख सकते हैं, यानी F1 बराबर 16F। यानी यदि आवेश की मात्रा दोगुनी और दूरी आधी कर दी जाए, यदि आवेश की मात्रा दोगुनी और दूरी आधी कर दी जाए तो बल 16 गुना हो जाता है। जो भी उसका गुना करके आएगा उसमें 16 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसको गुना भाग करने पर जो भी आएगा उसमें 16 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आवेश की मात्रा दोगुनी और दूरी आधी कर देने पर बल कितना हो जाता है, 16 गुना। एक ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि यदि आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और दूरी की आधी कर दी जाए तो बल 16 गुना हो जाता है। बल कितना हो जाता है, 16 गुना। तो एक स्टैंडर्ड तरीका ये हुआ, इस तरीका से भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो पहले तरीका बताए थे उस तरीका से भी बना सकते हैं। अब हम 1.13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे और 1.13 में हम लोग को एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए ध्यान देते हैं। अभी हम 1.13 नंबर प्रश्न बनाने जा रहे हैं। उसमें एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, पहले जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो जानिए कि दो वस्तुओं को संपर्क में लाकर जब अलग कर दिया जाता है, जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में बंट जाता है।
बराबर बराबर मात्रा में बंट जाता है। जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाकर जब अलग कर दिया जाता है तो उन पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाता है, आधा आधा हो जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है ए, इस पर आवेश है 10 कूलाम, और कोई दूसरा वस्तु है बी, इस पर आवेश है 8 कूलाम। तो जब हम इनको संपर्क में लेकर के आएंगे और संपर्क में लाने के बाद अलग करेंगे तो इन 10 है 8 18, तो ए पर आवेश हो जाएगा 9 कूलम और बी पर भी आवेश हो जाएगा 9 कूलम, आधा आधा बराबर बराबर। 10 8 18, 18 का आधा 9, 18 का आधा 9। फिर से समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु ए है जिस पर आवेश है 10 कूलम और कोई वस्तु बी है जिस पर आवेश है 4 कूलम। संपर्क में ला करके अलग किए तो आवेश हो जाएगा 10 4 14, 10 4 14, 14 का आधा 7 कूलम इस पर और 7 कूलम इस पर। मान लीजिए कोई वस्तु ए है जिस पर 10 कूलम आवेश है और दूसरा वस्तु बी है जिस पर 0 कूलम आवेश है, और संपर्क में ला करके अलग अलग किए तो 10 + 0 10 और 10 का आधा 5, तो ए पर 5 कूलम और बी पर 5 कूलम। यानी दो वस्तुओं को संपर्क में लाकर जब हम अलग करेंगे तो उन पर आवेश की मात्रा आधा आधा हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है। हम आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो हम इसी आधार पर अब 1.13 नंबर प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1.13 प्रश्न कहता है कि मान लीजिए प्रश्न 1.12 में 1.12 का जो प्रश्न है उसी प्रश्न की बात कर रहा है कि मान लीजिए प्रश्न 1.12 में गोले ए तथा बी के साइज में सर्वसम है, यानी साइज में बराबर है। गोला ए और बी साइज में बराबर है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी पहला और ए और बी दोनों तो बराबर था, ए और बी गोला जो है 12 नंबर जो प्रश्न पढ़े उस पर आवेश दिया हुआ था 6.5 × 10 के पावर -7 कूलम। गोला ए और बी पर आवेश दिया हुआ था 6.5 × 10 के पावर -7 कूलम दोनों पर, लेकिन जो सी गोला है वो अनावेशित है, मतलब सी गोला पर कोई आवेश नहीं है। अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। गोला जो सी है उसको पहले ए से टच कराया, फिर बी से भी टच कराया और फिर दोनों से हटा दिया, दोनों से टच करा करके हटा दिया। तो कह रहा है कि अब बताइए कि ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल, नया बल कितना होगा। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 1.13 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 गोला है ए बी सी, 3 गोला है ए बी और सी। ए पर आवेश है Q और बी पर भी आवेश है Q। ऐसे प्रश्न में Q का मान दे दिया है, जिनको नहीं पता है बता दें। Q का मान दे दिया है 6.5 × 10 के पावर -7 कूलम। और C पर अनावेशित है, मतलब कोई आवेश नहीं है, तो C पर है 0। A पर Q, B पर Q और C पर 0। C को A से टच कराया, C को A से टच कराया तो Q + 0, Q + 0 Q, और फिर अलग कर दिया तो Q/2 और Q/2। Q + 0 Q, जब टच कराया तो Q + 0 Q, और फिर उसका आधा Q/2 इस पर और Q/2 इस पर। B पर तो वही रहेगा Q, B पर वही रहेगा Q। फिर C को B से टच कराया तो C को B से टच कराया तो Q + Q/2 और उसका आधा 2, दोनों का आवेश जोड़ दिया Q + Q/2 और फिर उसका आधा कर दिया /2। और इसका भी वही होगा Q + Q/2 और /2। C को B से टच कराया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया आधा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया आधा, तो इस पर भी इतना, इस पर भी इतना। और A पर तो यही रहेगा Q/2। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो Q/2 और 2 + 1 3, 3Q/4 और इस पर भी 3Q/4। तो गोला ए पर आवेश है Q/2, गोला बी पर आवेश है 3Q/4, गोला सी पर आवेश है 3Q/4। अब कह रहा है कि बताइए ए और बी के बीच कितना बल है, ए और बी के बीच कितना बल है। तो बहादुर हम बता दें कि Q1
का मान हो गया Q/2, यानी 6.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम बटा 2। Q2 का मान हो गया 3Q/4, यानी 3 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 बटा में 4 कूलम। और R दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर। बल निकालना है। बल का सूत्र आप जानते होंगे, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान दिया है 6.5 गुना 10 के पावर -7 बटा 2। Q2 का मान दिया है 3 गुना 6.5 गुना 10 के पावर -7 बटा में 4 बटा r², यानी 1/2 का स्क्वायर। गुना भाग करके जो आएगा सो आंसर होगा। मेन यहाँ पर समझना है कि C को पहले A से टच कराया तो Q/2, फिर C को B से टच कराया तो Q + Q/2 बटा में 2, Q + Q/2 बटा में 2, 2 कम 2 + 1 3, 3 बटा में 2 और बटा में 2 3/4 और 3/4। कहीं पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक सवाल करेंगे। व्हाट्सएप पर भी सवाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी सवाल कर सकते हैं, या फ़ोन करके भी आप सवाल कर सकते हैं, कहीं भी यदि प्रॉब्लम हो तो आज हम लोगों ने अच्छा खासा प्रश्न बनाया। 1.5, 1.6, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 और 1.13, यानी आज हम लोग 8 प्रश्न बना लिए। कहीं भी यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं। वीडियो को फिर से देखिएगा। एक न्यूमेरिकल को कम से कम 2 बार देखिए, एक न्यूमेरिकल को 2 बार देखिए और फिर आगे बढ़िएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो आज का हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से बता दें, लाइव क्लास 3-4 दिन बंद रहेगा। जब तक न्यूमेरिकल चल रहा है आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से ही न्यूमेरिकल मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोचिंग जिनको पढ़ना है आ करके वो ऑफलाइन आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो उनको आने में दिक्कत है, किसी भी तरह का दिक्कत है, आप वीडियो क्लिप के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी जिनको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।